गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब भाई। आप सबका हमारे इस बेसिक ग्रामर के पार्ट में स्वागत है। जुड़ जाइए भाई प्यारे दोस्तों। और अभी तक सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये हमारा मॉडल वर्ब का पार्ट चल रहा है दोस्तों, और हम एक एक करके कई सारी सारी मॉडल वर्ब को पढ़ रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं दोस्तों। आप यदि हमारे प्रीवियस वीडियो ना देखे हों तो वो जा कर के देखिए, तब यहाँ आइए देखिए दोस्तों। आज हम कहाँ पहुँचे हैं? आज हम पहुँचे हैं डिफरेंस बिटवीन शुड एंड आर टू एंड आल्सो मस्ट। यानी कि हमने शुड का यानी कि कैन, कुड, मे, माइट, वुड है, शुड, फिर उसके बाद आर टू, ये सब हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। मस्ट भी पढ़ चुके हैं। ठीक, तो अब क्या है कि इनमें कुछ डिफरेंस क्या है, कैसे हम पहचानेंगे शुड में, मस्ट में और आर टू में, कैसे इनका डिफरेंस है जस्टिफाई करना है, वो चीज़ें हम आज देखेंगे। देखिए, डिफरेंस इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि जहाँ शुड है, आर टू है, मस्ट है, इनका तो जो हिंदी के अर्थ में देखते हैं तो एक ही भाव होता है, जिसका मतलब होता है चाहिए का सेंस देता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर देखिए कि कहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको बताया है। ज़रा समझिए यहाँ पर भाई। देखिए, शुड का प्रयोग, मस्ट का प्रयोग, आर टू का प्रयोग, मैंने जब इनको मॉडल वर्ब में एक एक करके पढ़ाया है तो उनके सारे यूज को मैंने बताया है। तो प्लीज़ वहाँ जा कर के आप देखिए और एक एक पॉइंट को नोट करिए, तब इसको समझिए कि अंतर कहाँ से मिल रहा है ना दोस्तों। तो ज़रा देखिए भाई। शुड का यूज किस लिए? एडवाइस, सजेशन, ड्यूटी, गेस, सपोजिशन। एडवाइस हो, सजेशन हो, कोई ड्यूटी हो, कोई गेस हो, अनुमान हो या अनुमान हो, ठीक है भाई। तो हम उसके जगह पर शुड का प्रयोग करते हैं। दूसरा, मस्ट का प्रयोग कि ऐसा काम होना चाहिए, यानी कि आपको ऐसा करना चाहिए था। यानी कि जो कंपलसरी हो, ऑब्लिगेशन अनिवार्यता हो, कंपल्सन हो, बाध्यता हो, है ना, आवश्यकता हो, निश्चितता हो, कमांड हो, कि कोई काम आपको करना ही करना था, यानी कि उसको निश्चित रूप से करना था। अब ज़रा आर टू को देखिए भाई। आर टू का इसका भी सेंस होता है चाहिए, इन तीनों का सेंस होता है चाहिए। अब ये समझिए कि ये क्या देता है, ये तो मोरल ड्यूटी में यदि कुछ बातें बताई जाएँ कि आपको ऐसे पढ़ना चाहिए या फिर बड़ों का आदर करना चाहिए, है ना, कुछ ऐसे जो भावार्थ आते हैं उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं दोस्तों? मोरल ड्यूटी। या कोई डाटा आ गई, कोई आंकड़ा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि भारत की जनसंख्या 121 करोड़ होनी चाहिए, तो मैं वहाँ पर एक डाटा आपको पेश कर रहा हूँ, जो चीज़ें इसके माध्यम से निकल कर आती हैं। बिलीफ अवधारणा होती है, जो कुछ कथन होता है, जो निष्कर्ष होता है ना, जो कुछ कहा जाता है कि आपको ऐसा बड़ों से ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो हमारी बिलीफ्स है, जिसको हम अवधारणा, ये विश्वास से नहीं दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? अवधारणा से कहते हैं। और दूसरा देखिए लास्ट वाला, समथिंग बेस्ड ऑन एजुकेशन एंड साइंस। ये कुछ शैक्षिक रूप से जो आधारित होते हैं, जैसे भारत को बहुदेववाद भारत को बहुदेववाद होना चाहिए, या यानी कि भारत सभी धर्मों का अनुयायी होना चाहिए। ऐसा जो साइंटिफिक, यानी कि जो साइंस से कुछ जुड़े हों, जो शिक्षा से कुछ जुड़ी बातें बताई जाएं, वो किस में आती हैं? आर टू में आती हैं दोस्तों। तो ये डिफरेंस है, इनको आप नोट कर सकते हैं। आइए अब पढ़ते हैं आज हम यूज्ड टू। किसका प्रयोग भाई? यूज्ड टू का प्रयोग बहुत इम्पोर्टेंट यूज्ड टू का प्रयोग होता है, क्योंकि कभी कभी इनमें अक्सर एग्जाम में पूछता है कि यूज टू को हम जो है, यदि सब्जेक्ट आया, फिर उसके बाद हमारा यूज टू आ गया, फिर उसके बाद मेनी मतलब कुछ भी आए दोस्तों, तब हम क्या यूज़ करते हैं? यदि सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, टू बी वर्ब या कोई ऑक्सिलरी वर्ब आ गई, तब उसके बाद यूज टू आता है, तब उसके बाद क्या आता है, तो ये सारी बातें सीखेंगे। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए भाई, मैंने कहा यूज टू, यूजेज ऑफ यूज टू।
ऑफ यूज्ड टू, जी यूजेज ऑफ यूज्ड टू। ऐसा लिखिए भाई, यूज टू के निम्नलिखित प्रयोग हैं, यूज टू के निम्नलिखित प्रयोग हैं, निम्नलिखित प्रयोग हैं, है ना भाई। एक एक बात समझ लीजिएगा। चलिए भाई पहला यूज देखते हैं। पहला यूज, यूज फर्स्ट। पहला यूज ये है कि पास्ट टेंस में यानी कि भूतकाल में किसी हैबिचुअल एक्शन को दिखाने का काम करता है यूज्ड टू। जरा देखिए भाई, यूज टू के द्वारा भूतकाल में होने वाली, यूज टू के द्वारा भूतकाल में होने वाली किसी हैबिचुअल एक्शन, होने वाली आदतन यानी कि हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, ठीक है भाई। देखिए क्या क्या बात, हैबिचुअल एक्शन यानी आदतन का भाव प्रकट होता है, भाव प्रकट होता है। आई बात है समझ में। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ भाई, मैंने ये कहा कि यूज टू के निम्नलिखित प्रयोग हैं। पहला यूज टू के द्वारा भूतकाल में यानी कि जो टाइम बीत गया है उस समय में हम, यदि हमारा कोई हैबिचुअल एक्शन हो, हैबिचुअल एक्शन यानी कि हमारी आदतें हों जो, या हम ऐसा करते थे, है ना। मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठता था, या मैं इतने बजे नाश्ता करता था, है ना। ये सारी चीज़ें आपकी हैबिचुअल में आती हैं जो आप डेली या फिर किसी अल्टरनेट डे पर करते हैं, ठीक है भाई। तो ये एक्शन का भाव देता है, हैबिचुअल एक्शन का भाव देता है। ज़रा हम इनको एग्जाम्पल समझते हैं, तो इनको ज़रा स्ट्रक्चर में पिरोल देते हैं भाई। कैसे, देखिए सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस ऑब्जेक्ट, है ना भाई। सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यदि किसी सेंटेंस में ऐसा दिख जाए तो ये क्या शो करेगा आपको, हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन शो करेगा भाई। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में। ये क्या शो करेगा, हैबिचुअल एक्शन। यही बातें मैं बताने चल रहा हूँ, नोटिस करिएगा। सब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई ना तो मॉडल वर्ब आया है, कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आई है। उसके देखिए सब्जेक्ट के बाद सीधे यूज टू आया है, उसके बाद सीधे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। दोस्तों आगे ज़रा देखते रहिए, गौर करते रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा आगे चल करके। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर हैबिचुअल एक्शन शो कर रहा है, ठीक है भाई। आइए ज़रा एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल, वह बचपन से ही, एग्जाम्पल वह बचपन से ही क्रिकेट खेला करता था, खेला करता था। समझे भाई, वह बचपन से ही क्रिकेट खेला करता था। अब देखिए ये उसकी पास्ट हैबिट को दिखा रहा है कि वो बचपन से ही खेला करता था, है ना। तो पास्ट हैबिट दिखा रहा है कि नहीं भाई, तो क्या हो जाएगा, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट
कब से भाई? कब से? बचपन से ही। फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से ही खेला करता था। आई बात समझ में? किसी कोई दिक्कत भाई? जरा दूसरा एग्जांपल देखिए। वह हाई स्कूल में ही अंग्रेजी बोला करता था। भाई देखिए, वह हाई स्कूल में ही अंग्रेजी बोला करता था, यानी कि समझ आ जा रहा है ना समझ में? ये उसके हैबिट, यानी कि पास्ट टेंस की, यानी कि पास्ट की, भूतकाल की हैबिट को बता रहा है कि वह हाई स्कूल में ही अंग्रेजी बोले, यानी कि जब वो हाई स्कूल में था तभी से वो इंग्लिश बोलने लगा था। तो वो हाई स्कूल में जब था तब से बोलने लगा था, तो उसकी हैबिट शो कर रहा है। ठीक है भाई। क्या हो जाएगा? ही यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश इन हाई स्कूल। ठीक है भाई, बातें समझ में आई? चलिए इतनी बातें समझ में आई ना भाई? बस इसमें एक पॉइंट ये नोट करने का है भाई कि आप ये समझ, आगे इससे कुछ मुलाकात होगी, सब्जेक्ट बाद यदि सीधे यूज्ड टू आएगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, आगे आइए फिर से मिलते हैं। ठीक, ये बातें यहाँ नोट हो गई। चलिए भाई, यूज नंबर सेकंड देखते हैं। यूज नंबर सेकंड, देखिए यूज सेकंड क्या है भाई, अब ये समझिए। जब किसी कार्य के अभ्यस्त होने, अभ्यस्त यानी कि कस्टम, कार्य के अभ्यस्त होने समझिए भाई, कस्टम की बात हो रही है। भाव प्रकट हो तो होने का, भाव प्रकट हो तो यूज टू से पहले टू वी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए भाई, यही समझने वाली बात है, मैंने आपको समझा रहा था इसके पिछले वाले यूज में। देखिए भाई क्या कह रहा हूँ कि इसका ज़रा स्ट्रक्चर बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। मैंने कहा कि सब्जेक्ट, उसके बाद टू वी वर्ब में आता है दोस्तों इज, एम, आर, वाज, वेयर आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा? यूज्ड टू आ गया। ठीक है, इतनी बातें यूज हो गई भाई। अब इसके बाद जो भी क्रिया आती है हमारी, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाया जाता है? आईएनजी लगाया जाता है दोस्तों। ठीक है भाई, उसके बाद
आपका ऑब्जेक्ट होगा। यदि इतना हमारा दिख गया किसी सेंटेंस में, यह क्या शो करता है भाई? एकस्टम यानी कि अभ्यस्त होने का, ये यूज करने का शो करता है। एकस्टम यानी कि अभ्यस्त होने को शो करता है। देखिए अब यहाँ ज़रा एक पॉइंट ये नोट करिएगा, यही चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में पिछले यूज में बताया दोस्तों कि सब्जेक्ट होगा और यूज्ड टू होगा। ठीक है भाई, मेन वर्ब क्या होगी? फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके बाद देन ऑब्जेक्ट होगा। इतनी बातें थी, आई बात समझ में? इतनी बातें थी। अब ज़रा इसमें कुछ अंतर समझ में आ रहा है। हमेशा आपको करेक्ट करने के लिए कॉमन एरर में देगा, हमेशा देता है प्यारे दोस्तों, हमेशा देता है। यही अंतर देगा कि सब्जेक्ट के बाद यदि हमारी टू बी वर्ब ना दिखेगी दोस्तों, तुरंत क्या हो जाएगा? यूज टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। यदि सब्जेक्ट के बाद टू बी वर्ब दिख गई तो उसके बाद यूज टू लगा होगा तो कौन सी क्रिया आएगी? हमारी जेरेंडियल फॉर्म में आएगी, यानी कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग करके आएगा दोस्तों। बहुत बड़ा डिफरेंस है। और शो क्या करेगा? ये तो हमारा पास्ट टेंस की हैबिट को शो करेगी, है ना। सब्जेक्ट यूज टू V1 ऑब्जेक्ट, ये पास्ट टेंस की हैबिट को शो करेगी। ये हमारा किसी चीज़ को अभ्यस्त होने या सीखने या फिर हम उसको बहुत अच्छी तरीके से जानने के सेंस में बताएगा। ठीक है, आई बात समझ में इतनी? एक एक पॉइंट अच्छे से समझते चलिए, सीखते चलिएगा दोस्तों। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई ना? ये इसको मत लिखिएगा, ये तो आपको फर्स्ट यूज में बता दिया, इसको लिखिएगा ज़रूर। ठीक है भाई, आइए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देते हैं। वह, देखिए भाई, वह एग्जाम्पल से वह अब भी देर रात्रि तक पढ़ा करता है। समझिएगा भाई, वह अब भी देर रात्रि तक पढ़ा करता है। ठीक। दूसरा नोट करिए, मैं भरी बसों में यात्रा किया करता था। चलिए भाई, एक एक पॉइंट देखते रहिए, एक एक पॉइंट समझते रहिए। ठीक है। तीसरा, वह अत्यधिक धूम्रपान किया करता है। ये तीनों को भाई करिए आराम से, तीनों को करिए। जरा देखिए, वह अब भी देर रात तक पढ़ा करता है, यानी कि वो देर रात तक पढ़ाई करता है, यानी कि वो एकस्टम है अपने कार्य में, वो अभ्यस्त है, वो कर रहा है। आई बात समझ में? कि वो जो भी है वो अपने कार्य में क्या है? अभ्यस्त है दोस्तों। वो उसको कंटिन्यू कर रहा है और उसी में वो लगा हुआ है। बात समझ में आई? ठीक। तब यहाँ हम इनका कैसे यूज करेंगे? क्या हो जाएगा? ही सब्जेक्ट हमारा कैसे? सिंगुलर। सब्जेक्ट क्या है भाई? सिंगुलर। क्या हो जाएगा? इज। उसके बाद यूज टू। अब क्या चाहिए? मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो रीडिंग क्या हो जाएगा?
रीडिंग क्या हो जाएगा भाई, रीडिंग रीडिंग एट नाइट। और अभी तक, अभी यानी कि सो फार या टिल नाउ, टिल नाउ। ठीक है भाई, किसी कोई दिक्कत कोई परेशानी? देखिए मैंने सब्जेक्ट रखा, टू बी वर्ब रखा, उसके बाद यूज टू आ गया, जेरेंडियल फॉर्म आ गया, एट नाइट, सो फार या टिल नाउ। किसी कोई परेशानी? मैं भरी में बसों में दोस्तों, बसों में यात्रा किया करता था। ठीक है भाई, मैं भरी बसों में यात्रा किया करता था, यानी कि वो भी एकदम अभ्यस्त थे, भरी बस थी फिर भी जो है यात्रा उनको करना था तो करना था। ठीक है ना। आइए ज़रा देखिए ये क्या होगा, यहाँ कैसे इनका यूज़ करते हैं। आई हो गया, एम हमारी टू बी वर्ब हो गई, यूज्ड टू आ गया। क्या करते थे बताइए भाई, ट्रेवल करते थे, ट्रेवलिंग हो जाएगा। ट्रेवलिंग कहाँ पर भाई, कैसे किए करते थे, भरी बसों में, इन क्राउडेड बसेस, इन क्राउडेड बसेस। आई बात समझे। वह अत्यधिक धूम्रपान किया करता था, यानी कि वो जो है धूम्रपान करने में इतना अभ्यस्त हो गया था। क्या हो जाएगा भाई, ही इज यूज्ड टू, ही यूज्ड टू स्मोकिंग much, he used to smoking much। आई बात समझ में भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? एक एक बात अच्छे से नोट करिए, एक एक बात अच्छे से लिखिएगा प्यारे दोस्तों। जहाँ कोई दिक्कत होगी तुरंत कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक है भाई, आइए चलिए यूज नंबर 3 देखते हैं। यूज नंबर 3, यही 2 यूज बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, जो आए दिन एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो इसको आप जानते रहा करिए। आइए यूज नंबर 3, अब यूज नंबर 3 क्या कह रहा है भाई, जब इनका यूज निगेटिव अथवा इंट्रोगेटिव वाक्यों में किया जाता है। किसमें? निगेटिव हो अथवा इंट्रोगेटिव वाक्यों में किया जाता है, तब इनका आइए यूज देखते हैं कैसे करते हैं दोस्तों। ठीक है भाई जब, देखिए भाई, जब यूज टू का प्रयोग निगेटिव, जब यूज टू का प्रयोग निगेटिव अथवा इंट्रोगेटिव, जब यूज टू का प्रयोग निगेटिव अथवा इंट्रोगेटिव में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो इसे डू डज डिड में, तो इसे डू डज डिड के साथ बदल दिया जाता है, के साथ, डिड के साथ यूज टू में
बदल दिया जाता है, दिया जाता है। देखिए हम क्या कह रहे हैं भाई, ज़रा पॉइंट नोट करिए। मैंने कहा जब यूज टू का प्रयोग निगेटिव अथवा इंट्रोगेटिव में प्रयोग किया जाता है तो इसे डू डज डिड के साथ यूज टू में बदल दिया जाता है। ज़रा देखिए, क्या वह धूम्रपान किया करता है। ज़रा एग्जाम्पल देखिए भाई, एग्जाम्पल, क्या वह धूम्रपान किया करता है, किया करता है। तो ज़रा इसको ट्रांसलेट करेंगे, कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे। मैंने कहा जब निगेटिव, ऐसे समझ लीजिएगा दोस्तों कि डू डज डिड में इनको बनाया जाता है क्योंकि ये हमेशा हैबिचुअल एक्शन को शो करते हैं, वो वर्तमान के एक्शन को शो करते हैं। देखिए यूज टू का प्रयोग नेगेटिव अथवा इंट्रोगेटिव में किया जाता है तो इसे डू डज डिड के साथ यूज टू में परिवर्तित कर दिया जाता है। दोस्तों इतना जानिए तो क्या हो जाएगा वह हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर, तब डज ही यूज टू। अब ज़रा बताइए स्मोकिंग होगा कि स्मोक होगा भाई, स्मोकिंग होगा या स्मोक होगा, ज़रा बताइए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्मोक होगा प्यारे दोस्तों, क्या होगा भाई, स्मोक होगा। ठीक है, समझ में, ये हमारा इंट्रोगेटिव। ज़रा दूसरा सेंटेंस चलते हैं भाई। दूसरा देख, क्या वह देर रात्रि तक जागा करता था, जागा करता था। क्या वह देर रात्रि तक जागा करता था। अब ज़रा देखिए भाई, क्या वह देर रात्रि तक जागा करता था, मतलब बताइए, आया पास्ट टेंस जागा, क्या वह देर रात्रि जागा करता था, तो पास्ट टेंस आया। पास्ट टेंस में हम किसका यूज करेंगे, डिड का यूज करते हैं। डिड ही यूज टू, डिड ही यूज टू awake लेट एट नाइट। ठीक है भाई, लेट एट नाइट, क्या वह देर रात्रि तक जागा करता था। ज़रा थर्ड एग्जांपल देखिए भाई, थर्ड एग्जांपल देखिए, वे एक दूसरे को पसंद नहीं किया करते थे, वे एक दूसरे को पसंद नहीं किया करते थे। ज़रा देखिए भाई, अब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव ना होकर के कैसा है, निगेटिव है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, वे एक दूसरे को नहीं पसंद किया करते थे, तो क्या हो जाएगा, दे डिड नॉट लाइक, दे डिड नॉट आगे क्या हो जाएगा भाई, यूज टू लाइक, दे डिड नॉट यूज टू लाइक, क्या, यूज टू लाइक ईच अदर, ईच अदर। आया भाई समझ में। यूज टू लाइक ईच अदर दोस्तों,
ये बातें समझ में आई? इनको नोट कर लीजिए भाई। बताइए यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन? देखिए मैंने यूज टू का यूज़ 3 तरीके से बताया है। पहला मैंने बताया कि ये जब भूतकाल में किसी हैबिचुअल एक्शन को शो करता है तब हम उसका स्ट्रक्चर बनवा दिए। दूसरा मैंने जब हमारा एकस्टम टू यानी कि अभ्यस्त होने का भाव प्रकट करता है तब हम बताए आपको कि HMR, उसके बाद यूज टू, फिर क्रिया की ING फॉर्म। तीसरा मैंने बताया कि जब यूज टू का प्रयोग निगेटिव अथवा इंट्रोगेटिव में होगा तो हम डू, डज, डिड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद यूज टू का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इतनी बातें समझ में आई। ये 3 यूज हैं, पता होना चाहिए। पहला यूज ऐसा देखिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ज़रा समझिए। देखिए भाई, पहला यूज मैंने कहा था यूज फर्स्ट की सब्जेक्ट होगा, उसके बाद यूज टू होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, देन ऑब्जेक्ट होगा। ये हमारा क्या था? हैबिचुअल एक्शन शो कर रहा था, हैबिचुअल एक्शन। और दूसरा मैंने बताया यूज कि सब्जेक्ट तो होगा ही, उसके बाद टू बी वर्ब होगी। टू बी वर्ब में आती है दोस्तों इज, एम, आर, वाज, वेयर आता है, और उसके बाद हमारा यूज्ड टू आएगा दोस्तों। देन उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा होगा, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये हमारा क्या शो करेगा? एकस्टम को शो करेगा, यानी किसी काम में अभ्यस्त होने को शो करेगा। ठीक है भाई। तीसरा यूज हमने आपको बताया कि यदि वाक्य निगेटिव और इंट्रोगेटिव हो, निगेटिव और इंट्रोगेटिव होगा यानी कि यूज टू में, तब हम जो है उन्हीं डू या डू, डज, डिड का प्रयोग करते हैं। इतनी सी बातें मैंने बताई हैं आपके इन यूज टू के 3 यूज में। ठीक है भाई। आइए चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नीड और डेयर पर। तो हेडिंग डालिए भाई, यूज ऑफ नीड एंड डेयर। यही हमारा लास्ट यूज है प्यारे दोस्तों ऑक्सिलरी वर्ब का। यूज ऑफ नीड, डेयर, नीड और डेयर का प्रयोग। आइए भाई ज़रा समझते हैं क्या क्या है इनका यूज, इनका प्रयोग कैसे है, क्या है ये चीज़ें, है ना भाई। चलिए भाई, तो आप लोग जैसे इनके वर्ड से परिचित होंगे कि नीड का अर्थ क्या होता है और डेयर का अर्थ क्या होता है। नीड का अर्थ होता है आवश्यकता और डेयर का अर्थ होता है साहस। क्या होता है भाई? डेयर का अर्थ होता है साहस। ज़रा इसको ऐसे लिखिए, नीड का अर्थ होता है आवश्यकता, नीड का अर्थ होता है आवश्यकता एवं डेयर का अर्थ होता है डेयर का अर्थ होता है साहस। क्या होता है भाई? साहस। ठीक है।
बात समझ में आई? बातें समझ में आई इतना? ज़रा इसके अंतर्गत एक दूसरा पॉइंट देखिए, नीड एवं डेयर का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों में किया जाता है। नीड एवं डेयर का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में? नीड का अर्थ होता है आवश्यकता एवं डेयर का अर्थ होता है साहस। नीड एवं डेयर का प्रयोग ऑक्सिलरी और मेन वर्ब दोनों रूपों में किया जाता है। अभी ये ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब कैसा होगा देखिए दोस्तों, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आएगा तो उसके बाद उसकी मेन वर्ब लगी होगी, है ना। और मैंने ये भी स्टार्ट में ही बताया था कि जितनी भी मॉडल वर्ब होती हैं वो अपने साथ क्रिया की कौन सा फॉर्म लेती हैं, फर्स्ट फॉर्म लेती हैं दोस्तों। तो ये यदि उनके साथ मेन वर्ब लगा हुआ होगा तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लेंगी। यदि इनको हम एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे, यानी कि इनसे पहले कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आएगा दोस्तों, तो समझ जाइएगा कि हम इनका कैसा यूज किए हैं, मेन वर्ब के रूप में यूज किए हैं। ज़रा हम इनको एग्जांपल से देखते हैं भाई या यूज लिख लेते हैं तब समझते हैं। जब देखिए यूज फर्स्ट लिखिए भाई, अब ज़रा समझ लेते हैं ना कि ऑक्सिलरी वर्ब में कब यूज करते हैं, मेन वर्ब में कब यूज करते हैं, ये बातें हम समझ लेते हैं। तो यूज फर्स्ट देखिए, जब नीड एवं डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में मैंने क्या कहा भाई, जब नीड एवं डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया जाता है तो उसमें किया जाता है तो यह सब्जेक्ट के पर्सन एवं नंबर के अनुसार, सब्जेक्ट के पर्सन एवं नंबर के अनुसार, है ना भाई, प्रयोग किया जाता है। अभी समझा रहे हैं। अब ज़रा यहाँ देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखिए भाई, मैंने कहा जब नीड एवं डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया जाता है। जब मेन वर्ब के रूप में किया जाएगा दोस्तों, जैसे हम समझ लीजिए कि एग्जांपल दिए, राम गोज टू मार्केट, है ना भाई, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। अभी समझना, अभी कुछ लिखना मत। राम हमारा किस पर्सन का है, थर्ड पर्सन का है ना भाई, किस पर्सन का है, थर्ड पर्सन का, किस नंबर का, सिंगुलर नंबर का, है ना। वही मैंने कहा कि तो यह सब्जेक्ट के, तो जब यह नीड और डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होगा तो ये सब्जेक्ट के पर्सन, यानी सब्जेक्ट पर देखेंगे किस पर्सन का है, तो क्या कौन सा पर्सन होगा जब देखेंगे, मान लीजिए सब्जेक्ट में जिस रूप में यूज हुआ होगा तो पर्सन देख लेंगे, किस नंबर का है, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर में, प्लूरल होगा तो प्लूरल में। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ देखा कि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का है, तो क्रिया भी हमारी कैसी आई है, सिंगुलर आई है दोस्तों। यदि
थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर का होता तो यहाँ भी क्रिया क्या आती, प्लूरल आती दोस्तों। तो बाकी इतनी सी बातें यही बताना था हमको, ठीक है भाई, कि पर्सन के नंबर यानी कि जो सब्जेक्ट आएगा उसका पर्सन चेक करेंगे कि कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है। उसके बाद उसका नंबर चेक करेंगे कि सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी क्रिया को रखेंगे, यानी कि नीड या डेयर को उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे। आई बात समझ में? आइए ज़रा एग्जांपल देखते हैं। देखिए भाई, उसे व्याकरण के किताब की आवश्यकता है। एग्जाम्पल देखिए भाई, उसे व्याकरण के किताब की, उसे व्याकरण के किताब की आवश्यकता है। आवश्यकता है, ये बातें। अब ज़रा देखिए भाई, उसे मीन्स क्या हो जाएगा भाई, ही। उसे मीन्स ही। अब आवश्यकता है, देखिए मैंने क्या कहा था, नीड का अर्थ होता है आवश्यकता, डेयर का अर्थ होता है साहस, तो आवश्यकता है तो नीड लग जाएगा। अब ज़रा एक बात बताइए, हमारा सब्जेक्ट का नंबर क्या है, पर्सन क्या है, ये थर्ड पर्सन है। कौन सा नंबर का है, सिंगुलर की प्लूरल, तो सिंगुलर नंबर का है, इसलिए क्रिया भी हमारी सिंगुलर आएगी। तो क्रिया जब सिंगुलर आएगी तो इसमें यस या यस लगा हुआ होगा, क्योंकि दुनिया की जितनी भी क्रियाएं हैं दोस्तों वो अपने मूल रूप में किस फॉर्म में होती हैं, किस नंबर में होती हैं, प्लूरल नंबर में होती हैं। उनमें हम यस या यस लगा करके उनका हम सिंगुलर बनाते हैं। समझ में आई बात? तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ही नीड्स अ बुक ऑफ ग्रामर। ही नीड्स अ बुक ऑफ ग्रामर। आई बात समझ में भाई? जरा दूसरा देखिए, सभी को व्याकरण के किताब की आवश्यकता, सभी को व्याकरण की किताब, व्याकरण के किताब की आवश्यकता है। अब जरा यहाँ देखिए भाई, सभी को है ना, क्या हो जाएगा, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स। अब यहाँ नीड लगाएं कि नीड्स, देखिए भाई यहाँ इसका नंबर थर्ड पर्सन, कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन है दोस्तों, लेकिन नंबर इनका क्या है, प्लूरल नंबर है। सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल क्योंकि एक से ज़्यादा लोग हैं तो ये प्लूरल नंबर में। जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर में आया तो क्रिया भी हमारी प्लूरल नंबर में आ गई। तो ऑल स्टूडेंट नीड आ बुक ऑफ ग्रामर। आई बात समझ में? इतनी सी बात है भाई। जरा देखिए, वह आपसे बात करने का साहस करता है। वह आपसे बात करने का साहस करता है, साहस करता है। ज़रा इसको करिए भाई, वह आपसे बात करने का साहस करता है। अब ज़रा देखिए यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ, साहस की बात कर रहा हूँ, साहस की बात कर रहा हूँ, यानी कि डेयर का प्रयोग होगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, ही किस नंबर का, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का क्या आ जाएगा, डेयर्स। ही डेयर्स क्या हो जाएगा भाई आगे, टू टॉक यू, है ना भाई, ही डेयर्स टू टॉक यू। आई बात समझ में? ही डेयर्स
टू टाल्क यू। ठीक है भाई, आइए ज़रा। वे आपके सामने खड़े होने का साहस करते हैं। मैंने कहा वे आपके सामने खड़े होने का साहस करते हैं। वे आपके सामने खड़े होने का साहस करते हैं। क्या हो जाएगा भाई? दे, क्योंकि देखिए वे आ गया, वे मीन्स दे, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का, साहस कर रहे हैं डेयर, दे डेयर टू गो अगेंस्ट किसके सामने भाई? आपके सामने। क्या हो जाएगा? यू। दे डेयर टू गो अगेंस्ट यू, वो आपके सामने साहस यानी खड़े होने का साहस करते हैं। इतनी बातें समझ में आई भाई? बताइए ज़रा, यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन? यूज फर्स्ट में मैंने बताया कि नीड का प्रयोग आवश्यकता के सेंस में, डेयर का प्रयोग साहस के सेंस में किया जाता है। दूसरा मैंने बताया दोस्तों पहली बात कि नीड एवं डेयर का प्रयोग जब हम मेन वर्ब के रूप में करते हैं तब यह सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग इनका प्रयोग किया जाता है। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर तो नीड या डेयर हमारा सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट प्लूरल तो नीड या डेयर हमारा प्लूरल। ठीक है भाई, क्योंकि हम उनको मेन वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं ना, तो सब्जेक्ट के पर्सन नंबर के अकॉर्डिंग हमारी क्रिया बदलेगी, है ना भाई। आइए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है भाई, चलिए ज़रा इसके बाद एक नोट लिखिए, रिमार्क लिखिए। नोट क्या लिखेंगे भाई? रिमार्क लिखिए। रिमार्क, नीड नॉट एवं डेयर नॉट बहुत इंपॉर्टेंट नोट है भाई, इसको ऐसे बना दीजिएगा। नीड नॉट एवं डेयर नॉट, नीड नॉट एवं डेयर नॉट क्या है? नीड नॉट एवं डेयर नॉट के पश्चात नीड नॉट एवं डेयर नॉट के पश्चात आने वाला इन्फिनेटिव विदाउट क्या होता है भाई? इन्फिनेटिव विदाउट टू होता है, टू प्रयोग किया जाता है। मैंने कितनी बातें बताई भाई? ज़रा देखिएगा और करिए। मैंने कहा कि नीड नॉट एवं डेयर नॉट। देखिए मैं सिर्फ नीड और डेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? नीड नॉट और डेयर नॉट की बात कर रहा हूँ कि जब उनका प्रयोग, इनके बाद यदि इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो वो हमेशा अपने साथ इन्फिनेटिव बिना टू किया आता है, जिसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। बेयर इन्फिनेटिव यही होता है दोस्तों कि हम उसका यूज विदाउट टू करें। आई बात समझ में? तो ये सारी चीज़ें हैं, ज़रा इनको हम देखते हैं। ज़रा मैं कहूँ वे आपको चुनौती नहीं देते हैं। एग्जाम्पल समझिए भाई, वे आपको चुनौती नहीं देते हैं।
नहीं देते हैं। चुनौती यानी कि आपको क्या हो जाएगा भाई, दे, थर्ड नंबर प्लूरल है ना भाई, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का, दे डेयर नॉट, दे डेयर नॉट। अब जरा मैं इसको कहूँ टू चैलेंज यू, ये ज़रा बताइए भाई, टू चैलेंज यू। तो प्यारे दोस्तों ये हमारा गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि नीड नॉट डेयर नॉट के बाद आने वाला इन्फिनेटिव हमेशा बिना टू के आता है। तो क्या हो जाएगा, दे डेयर नॉट चैलेंज यू। आई बात समझ में भाई? इतनी सी बातें। ठीक है, ज़रा देखिए, मैं कहूँ वह आपसे बात करने का साहस नहीं करता है, वह आपसे बात करने का साहस नहीं करता है, नहीं करता है। क्या हो जाएगा भाई, वह आपसे बात करने का साहस नहीं करता। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या हो जाएगा, डेयर्स नॉट टू टॉक यू। ज़रा बताइए सही है भाई? सही है? तो गलत है दोस्तों। क्यों गलत है? क्योंकि नीड नॉट डेयर नॉट के बाद आने वाला इन्फिनेटिव हमेशा बिना टू के आता है दोस्तों। ये बातें, ये देखिए यहाँ पर बिना टू के यूज हुआ है। इतनी सी बातें हैं। आई बात समझ में भाई? इतनी बातें आ गई। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट करिएगा, हमेशा जानते रहिएगा भाई कि नीड नॉट एवं डेयर नॉट के बाद आने वाला इन्फिनेटिव हमेशा विदाउट टू के आता है। आपको गलती हमेशा टू दे करके देगा। ठीक है भाई? तो ये था प्यारे दोस्तों आज का सेशन हमारा। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये हमारा फर्स्ट यूज़ था, अभी इसके 2-3 यूज और हैं जो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं उनको लेकर के। तब तक के लिए प्यारे दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।